Hello friends, this is Sadia Parveen. Welcome to Computer Wala Guruji Coaching Institute. So today we will discuss a C program to add two numbers using dynamic method. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम किस तरीके से जो सी प्रोग्राम है उसमें दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेथड था वो स्टैटिक मेथड था। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायनेमिक मेथड से बताऊंगी कि हम किस तरीके से दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। और ये जो मैं रन कर रही हूँ प्रोग्राम, ये मैं फ़ोन में कर रही हूँ, मोबाइल फ़ोन में, तो आप भी ईज़िली अपने मोबाइल फ़ोन में रन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ़ोन में ईज़िली। ठीक है, तो जो हमारा कोड है, पहले तो हम इसमें कमेंट दे देते हैं। कमेंट देने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस डबल स्लैश के साथ हमें लिखना होता है a C program to add two numbers. Okay, so this is our program. अब चलिए हम अपना जो हेडर फाइल है उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की ज़रूरत होती है। उसके साथ हमें प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन, जो कि हमारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है, उसके लिए हमें हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल की ज़रूरत होती है। और जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको कंसोल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें गेट ch फंक्शन या रिटर्न फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, उसके लिए हमें एक और हेडर फाइल चाहिए होगा जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio.h। ओके, अब ये तो हम डिक्लेयर कर दिए हमारा जो हेडर फाइल है जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो मेन फंक्शन जो है हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंटीजर मेन लिख दें या फिर वॉइड मेन फंक्शन। तो चलिए हम यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन करते हैं। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन के लिए हमें ये ब्रैकेट देना ज़रूरी है। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बॉडी है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि कर्ली ब्रेसेस से होता है। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारा वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे दो नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होगा। ओके, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करके उसको सम करने पे जो आउटपुट आएगा उसको तीसरे वेरिएबल में हम असाइन करेंगे। दो वेरिएबल की वैल्यू का जो सम आएगा उसको तीसरे वेरिएबल में हम असाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। आप भी साथ ही साथ अपने फ़ोन में ये करके देखिए, मैं बता रही हूँ, ये ईजिली इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से जो हमारा वेरिएबल है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम डायनेमिक मेथड से कर रहे हैं अपना जो दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे पहले तो हमें जो ए की वैल्यू है उसको प्रिंट करानी होगी। तो प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? प्रिंटफ फंक्शन, जो कि हमारा कैसा फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, फिर अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, तो हम उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %d यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। जो हम वैल्यू असाइन करेंगे, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डिक्लेयर करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम डबल कोटेशन के अंदर इसको करते हैं कुछ इस तरीके से।
फिर हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। आप साथ ही साथ कोडिंग करते जाइए मेरे साथ, आपको समझ आएगा। एक तरीका तो ये है। और हाँ, यहाँ पे कुछ एरर्स भी आएंगे। हम उन एरर से डील करने के लिए भी कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे और उन एरर को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है ना। एरर्स मतलब हमने कोडिंग में कुछ गलतियाँ की हैं, तो उन एरर्स को सुधारने के लिए हमें एरर्स को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे। और ये जो एरर्स हैं वो सिली सिली से मिस्टेक्स होते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। तो अगर हम जो हमारा प्रोग्राम है उसमें अगर हम गड़बड़ करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्ड में चेंजेस करते हैं, तो जो हमारा एरर है वो जनरेट होता है। ओके, हमें कोडिंग करने के लिए जो लैंग्वेज होती है, जैसे हम सी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम वॉइड मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे गेट ch टर्मिनेशन कंडीशन का यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है कि नहीं। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो है वो एक एरर जनरेट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, ठीक है ना। आप लाइन 12 में देखिए, जो %d है उसके बाद यहाँ पे हमको कॉमा देना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एंटर वैल्यू ऑफ a हम 6 दे देते हैं, फिर एंटर वैल्यू ऑफ b हम 8 दे देते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट है 59 आ रहा है, मतलब हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है। ओके, चलिए देखते हैं कि हमारे कोड में जो गड़बड़ है वो क्या है, ठीक है। a + b की वैल्यू हमको प्रिंट करानी थी। अच्छा जी, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे मैंने a लिखा है, यहाँ पे b आएगा, ठीक है। अब चलिए हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हम 4 देते हैं, यहाँ पे हम 6 देते हैं। तो देखिए 4 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो 10 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करिए, जो हमारा आउटपुट है अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा तो वो एकदम लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है ना। तो हमको अब उसको थोड़ा सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे प्रिंटफ है ना, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अब चलिए इसको करके देखते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ 5 फिर एंटर 9 दे देते हैं। ओके, तो देखिए 14, अभी भी ये एकदम लेफ्ट में आ रहा है, इससे तो कुछ नहीं हुआ ना। मतलब हम यहाँ पे स्पेस देख के देखते हैं अब कि क्या होता है। चलिए 3 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, दैट इज़ 10। अब देखिए जो हमारा आउटपुट है वो सेंटर पे आ चुका है। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ c, साथ ही हम ये लिख देते हैं। ओके, अब चलिए करके देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है। इसको हम ठीक कर देते हैं और इसको भी ठीक कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस देते हैं। हम क्या वैल्यू एंटर करिए, चलिए 50 करते हैं। फिर क्या वैल्यू एंटर करें,
50 करते हैं तो देखिए जो हमारा आउटपुट है वो 100 आया है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर हम इस कोड में और चेंजेस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। पहला चीज़ तो पहले चीज़ तो हम यहाँ पे जो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच दिए हैं इसको यहाँ से हटाते फिर देखते हैं कि हमारे कोड में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हमें एरर जनरेट कर दिया, यहाँ पे बोला गया है जो गेट सी एच फंक्शन हम यूज़ करें हैं उसके लिए हमने कोई हेडर फाइल नहीं दिया है, इसलिए अगर हम अपने कोड में कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उस फंक्शन से रिलेटेड जो उन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखेगी उस लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे ही हमने हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो हमारा हेडर फाइल था उसको अपने कोड से रिमूव किया वैसे ही हमें एरर जनरेट हो गया। तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं। ओके, ये हम करें। अब इसको रन करके देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो फिर से सही हो गया। चलिए हम इस बार 33 देते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 88 दे देते हैं। अब इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या आता है देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही एडिशन हुआ है, 121 विल बी द आउटपुट। ओके, अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम इंटीजर मेन के साथ गेट सी एच फंक्शन यूज़ करें, इंटीजर मेन जो है वो 4th लाइन पे है और गेट सी एच फंक्शन 13th लाइन पे है, तब देखते हैं क्या होता है। हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, आंसर विल बी द 15 विच इज़ वेरी करेक्ट नाउ। ओके, तो हमको यहाँ पे वॉइड मेन के जगह इंटीजर मेन लिखने से जब हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तब कोई भी इशू नहीं आया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सम टाइम कुछ इशू आए। ओके, मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, वो सिस्टम डिपेंडेंट है, कंपाइलर डिपेंडेंट है कि हाँ एरर आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आएगा। नॉट इट विल, इट मे। ओके, अब यहाँ पे हम इंटीजर मेन के साथ रिटर्न फंक्शन यूज़ करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, सो एंटर वैल्यू ऑफ ए। चलिए हम यहाँ पे 20 एंटर कर देते हैं। वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या दें भाई, चलिए 60 दे देते हैं। एंटर 80, दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो इंटीजर मेन के साथ हम रिटर्न फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न 0 यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर को हटा के लाइन 4 में देखिए, इंटीजर को हटा के अगर हम वॉइड फंक्शन यूज़ करें, ओके, रिटर्न के साथ वॉइड फंक्शन यूज़ करने पे क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर जनरेट हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, अगर हम वॉइड मेन फंक्शन के साथ रिटर्न 0 यूज़ कर रहे हैं तो हमें एरर जनरेट होगा, लेकिन हम जब इंटीजर मेन फंक्शन के साथ गेट सी एच यूज़ कर रहे हैं तो जो एरर है समटाइम मे ऑकर और समटाइम मे नॉट बी ऑकर। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आप अपने फ़ोन में, अपने सिस्टम में इसे रन करके देखें, ईज़िली इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पे जो हमने ये डायनेमिक मेथड तरीके से 2 नंबर्स को ऐड कराया है उसमें से हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो प्रिंट एफ हमने 2 बार लिखा है उसको एक बार लिख के नॉर्मली हम लिख दें इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तब भी ये करेक्ट होगा।
और अगर हम इस तरीके से करते हैं तब भी ये सही है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसमें समझते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने मोस्टली यहाँ पे हमने मोस्टली 3 टाइप के ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। ओके, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करें हैं, जो कि है प्लस। तो प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सबको पता है। और प्लस का यूज़ क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, कुछ भी कंप्यूटेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हुआ है और दूसरा यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमने इस प्रोग्राम में एक और ऑपरेटर का यूज़ किया है जिसका नाम है एड्रेस, ठीक है ना, एड्रेस ऑपरेटर। और इसी को ही हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे 1 मिनट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और सबसे फर्स्ट लाइन देखिए कि इस बार मैंने यहाँ पे कमेंट दिया है, ठीक है ना। कमेंट देने का एक तो ये तरीका होता है कि हम डबल स्लैश के साथ दें। अब चलिए यहाँ पे हम डबल स्लैश को हटा के देखते हैं ज़रा क्या होता है। ये हमने हटा दिया, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। देखिए एरर जनरेट हो गया और एरर हमारा क्या आ रहा है, ऐड 2 नंबर्स, सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हमने बस इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो सी प्रोग्राम में ऐसा नॉर्मली हम कुछ भी चीज़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हर एक इनपुट देने का तरीका होता है, हर चीज़ डिफाइन करने का तरीका होता है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, उसके साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कौन से हेडर फाइल यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक मैं गलत, यस, नाउ इट इज़ करेक्ट। ओके, तो हम कमेंट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और चलिए हम देखते हैं कमेंट को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दें कमेंट के लिए तो ये गलत है, ठीक है। अगर हम एक कोटेशन के अंदर रखें, now I think it is correct. Okay, so no, it is wrong. So there is only one method to represent a comment, that is okay. Now this is correct. Oh, फिर error, नाउ देयर इज अ एरर। जो चीज़ मैं बोल रही थी कि अगर हम वॉइड मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न के साथ जो एरर है वो आएगा या नहीं आएगा। इससे पहले जब मैंने किया है तब एरर नहीं आया था, बट सेम थिंग अभी मैं कर रही हूँ तो एरर जनरेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमको ये रिटर्न 0 की जगह पे गेट CH करना होगा। तो ये सिस्टम डिपेंडेंट है, कंपाइलर डिपेंडेंट है, हमारी मर्जी नहीं चलने वाली है इस पर। ओके, नाउ चेक, नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है जो प्रूफ हो गई है कि जब हम वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं तब हम रिटर्न का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। एंटर वैल्यू ऑफ ए, चलिए 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू चलिए 99 ले लेते हैं। नाउ चेक 104, दैट इज़ करेक्ट। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, थोड़ा थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कीवर्ड पूरे कितने हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो इंटीजर है। आगे जब हम कोडिंग करेंगे
तो उसमें चलिए पहले हम एक फ्लोट डेटा टाइप का जो कोड है ना उसको देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन।